हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं किरण की बुक से। तो उसमें टेस्ट नंबर 13 आज पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 13 पार्ट 1। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। PDF डाल रहा हूँ, RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर PDF डाल रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लो और वहाँ से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। क्यों बता रहा हूँ बार बार? क्योंकि इसका बार बार फ़ायदा होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखना, फ़ायदा होगा। आपको पता नहीं चलेगा, आप दो चार क्वेश्चन ऐसे ही सही कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में एक टेम्परामेंट डेवलप होगा इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था? किसके शासनकाल में? तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन 2, ग्रीक। इंडो ग्रीकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, है ना। और इसमें कुषाण शासक विम कड़फिसेस था, उसने सोने के सिक्के के साथ साथ तांबे के सिक्के भी चलाए थे। ठीक। और विदिशा में गरुड़ स्तंभ है किसका? हेलियोडोरस का। और ये वासुदेव का नाम भी अंकन करवाया इसने। चलो देखते हैं अगला। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ? तो ये चोल वंश में हुआ। किसमें? चोल वंश में विमान शैली चोल वंश के टाइम में फेमस हुई। चोलों का बृहदीश्वर मंदिर एक बहुत ज़्यादा फेमस है, वो राजराज प्रथम ने बनवाया था 1000 ईस्वी में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चोल कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है ये विमान शैली द्रविड़ शैली का ही भाग है। किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब राज्य स्थापित किया? किसने? तो रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह एक आंख से अंधे थे, उन्होंने बोला था कि भगवान ने मेरी, देखो पॉजिटिवनेस देखो, भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए ले ली कि इसमें सब लोगों को एक ही आंख से देख सकूं, समान देख सकूं। तो ये देखो पॉजिटिवनेस बोलते हैं इसको, एक आंख जाने के बाद भी इतने पॉजिटिव। चलो अगला देखते हैं। एकता प्रथा किसके काल में, किसके समय प्रचलित हुई? तो दिल्ली सल्तनत के समय। और पर्टिकुलर बोले तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। क्या था एकता प्रथा? इसमें जो सैनिकों को जो है ना, इसमें सैनिकों को एक ज़मीन दी जाती थी, लेकिन ज़मीन पर उसका अधिकार नहीं था। केवल वो उससे लगान वसूल करते थे, मतलब अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले ज़मीन दे दो और ज़मीन से वो लगान वसूल करते हैं। इसको बोलते थे एकता प्रथा। इल्तुतमिश ने शुरू की थी। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी घोषणा की? तो भारतीयों को सीमित मतदान, कैबिनेट मिशन की संरचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। ये सही है 3। क्या हुआ? क्लीमेंट एटली 1947 में क्लीमेंट एटली भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने अपनी ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि हम जो है जून 1948 से पहले हम जो भारत को छोड़ के उनको सत्ता उन्हीं को सौंप के चले आएंगे। ये उन्होंने घोषणा की थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस साहब थे। ऑप्शन 3। अगला देखो। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग में भारत में पहली बार किस वर्ष में, मतलब सांप्रदायिकता किस वर्ष शुरू हुई? 1909 के पार्लियामेंट सुधार, है ना, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो भैया ये कौन थे? ये थे आगा खां। बिल्कुल राइट है, देखो आगा खां है। ऑप्शन 3, 8वें में 3 हो गया। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें मुख्य रूप से आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, सलीमुल्लाह और आगा खां। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। कब ये प्रस्ताव पास हुआ? देखो रखा गया 7 अगस्त को, 8 अगस्त को पास कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया, 9 अगस्त से शुरू कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942। महात्मा गांधी जनवरी 1945 में से भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अपने 21 वर्ष बाहर बिताए थे दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद लौटे थे 1915 में। भूगोल पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपटपटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम का। सही है, बिल्कुल राइट है। 3, 11 में 3 एल्युमिनियम। पृथ्वी भूपटपटी पर सर्वाधिक सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। तो सिलिकॉन तो इसमें ऑप्शन में था ही नहीं, ऐसा ही सिलिकॉन था नहीं तो एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन सबसे टॉप में। अब भूपटपट्टी में बोलते हैं क्या है? भूपट्टी किसकी बनी है? सियाल की बनी है, यानी SiAl। SI मतलब सियाल, सिलिकॉन, और Al एल्युमिनियम, सियाल। वायुमंडल की निम्नतम परत, सबसे नीचे परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है, तो क्लियर है। क्षोभ मंडल में पूरी घटनाएं होती हैं, है ना, पूरी घटनाएं जो होती हैं, बादल भूपी, ये सब वही है क्षोभ मंडल में। गोदावरी नदी बहती है कहाँ? देखो इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी कहाँ बहती है भैया? तो ये बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बहती है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबाई है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
है ना, और महाराष्ट्र में बहती है। अगला देखो, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? केटू वो है इसमें, ये है देखो सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी? यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा है, ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची है। केटू तो इसमें दी नहीं है, केटू दी ना गॉडविन ऑस्टिन, तो वो दी नहीं है। हैं, कश्मीर में है वो, मतलब वो पीओके में है, पीओके में है आजकल, तो इसलिए उसको लेते नहीं है। कंचनजंगा है, ठीक है। 8598 मीटर ऊंची है। तीन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान? तो हट्टी भैया 90% यानी 98% सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। हट्टी और कोलार खान हो गई, है ना, कर्नाटक में। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। योजना अवकाश किसके बाद घोषित हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 61 से 66, और 66 से लेके 69 तक 3 साल का, एक से एक साल की योजना आई, उन्हीं को योजना अवकाश बोलते हैं, ठीक है। अगला, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भैया पहली तो हेराल्ड डोमर मॉडल, बिल्कुल सही है, ये दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2। हाँ, डोमर मॉडल पर ही आधारित थी, और दूसरी आई थी महाबलिनुबिस मॉडल पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना सही है। स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता नहीं देना, ये नहीं, ठीक है। केवल बीपीएल और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, ये भी है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये तो है ही है, मैं नहीं है ये तो। चलो, चुंगी ऑक्टोरी क्या है भैया? ये क्या है? एक टैक्स है। क्या है? एक, ये है टैक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा एक। चुंगी क्या है? टैक्स है। ये क्या है? उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाती है ना। सामान्यतः यह कर वस्तु के भार, कीमत, वस्तुओं की कुल संख्या के आधार पर लगाया जाता है ना। ये चुंगी टैक्स। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति मतलब क्या है, समझ लो पहले। जिस नीति के अनुसार किसी देश की मुद्रा, किसी देश का मुद्रा प्रभारी मुद्रा आपूर्ति का विनिमय करता है, उसे मुद्रा नीति कहते हैं या मौद्रिक नीति कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? राज्य का आर्थिक विकास और उसकी आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना, ठीक है। भारतीय संविधान और प्रशासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन से है? तो राज्य में राज्यपाल का शासन होता है, राज्य के राज्यपाल का शासन होता है, लेकिन वो प्रतिनिधि किसका है? केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। 4 ऑप्शन। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि से आते हैं? तो ये आते हैं भारत की संचित निधि यानी समेकित निधि से। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना? तो भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना बताई गई है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द कौन से? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, और अखंडता भी जोड़ा गया था, 3 जोड़े गए थे। कौन से में? 42वां संविधान संशोधन 1976। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन आरंभ किया। कहाँ? नागौर, राजस्थान में, है ना, 2 अक्टूबर 1969, जवाहरलाल साहब के टाइम पे। सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। परख नली शिशु के संबंध में तथ्य है। अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। भ्रूण का पूर्ण विकास परख नली में होता है। भ्रूण को 2 महीने गर्भाशय नहीं, अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है, और निषेचन कराने के बाद फिर उसके गर्भाशय में रखा जाता है, ये होता है परख नली शिशु। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? देखो कई चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें घुमाया है। क्लोरोप्लास्ट भी, कोशिका भित्ति भी, कोशिका कला केंद्र, ये 2 हैं वैसे, 1 और 2 होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट भी एक में होता है, एक में नहीं होता है। देखो, अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जीव कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में होता है, और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में नहीं होता है। वहीं रसधानी, वैक्यूल्स कहाँ? पादप कोशिका में होते हैं, और रसधानी इसमें जंतु कोशिका में नहीं होती हैं। और लाइसोसोम जंतु कोशिका में होता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन होने चाहिए, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। चलो कोई नहीं, इसमें गलत भी दे देते हैं कभी कभी। रासायनिक प्रतिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेस का नियम। इसको कहते हैं हेस का नियम। पढ़ लो एक बार हेस का नियम क्या होता है भैया। हाँ, हेस के नियम के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। यह नियम प्रतिक्रिया के लिए पूरी एंथैल्पी परिवर्तन सभी परिवर्तनों की जोड़ है। हेस का नियम है, ठीक है ये। अगला, कैंडेला किसका मात्रक, किसका ऐसा ही मात्रक है? ये चमकदार तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का। एक समय अंतराल के दौरान जब कि कण की गति बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकते हैं। वेग और त्वरण दोनों ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन 3, ठीक है। प्रारंभिक गणित पढ़ेंगे।
दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 32 हो, गुणनफल 256। तो करके देख लो, 16 16 32 और 16 16 का गुणा करेंगे तो 256 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, यही है। तो क्लियर निकल रहा है। अगला, 2 वर्षों में 400 रुपये पर ब्याज से 800 रुपये पर ब्याज 40 रुपये अधिक है, तो साधारण ब्याज की दर। तो भैया 400 रुपये पर जो ब्याज मिल रही है, 800 रुपये पर वो साधारण ब्याज 40 रुपये अधिक मिल रही है, यानी 400 रुपये से 800 रुपये 400 रुपये ज़्यादा है, यानी 400 रुपये पर 40 रुपये मिल रहे हैं। 2 वर्ष में मिल रहे हैं, तो 1 वर्ष में 20 रुपये, तो 1 वर्ष में 40 रुपये पे 20% क्या परसेंट मिलेंगे भैया? 20 रुपये क्या परसेंट मिलेंगे? 5% मिलेंगे। 40 का 5% 20 रुपये, और 2 साल में 40 रुपये हो गए। तो ये तो क्लियर है, निकल रहा है, एकदम क्लियर निकल रहा है, ऐसे दिख रहा है। अशोक और अब्दुल की औसत आयु 45 वर्ष, अब्दुल और एंथनी की औसत आयु 50 वर्ष, और एंथनी और अशोक की 35 वर्ष। तो अशोक की आयु पूछी है, तो देखो इन सबको जोड़ दो। तो अशोक प्लस अब्दुल 45, अशोक प्लस अब्दुल की औसत है ना, तो टोटल आयु 90 वर्ष हो जाएगी। ये 50 हो जाए, 100 हो जाएगी, और ये 70 हो जाएगी। तो देखो अशोक प्लस अब्दुल 90, प्लस अब्दुल प्लस एंथनी 100, प्लस एंथनी प्लस अशोक 70। तो क्या होगा? 2 अशोक, 2 अब्दुल और 2 एंथनी की हो गई। इन सबको जोड़ दो, 90 और 100, 190 और 70, 260 है। तो 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अशोक प्लस अब्दुल प्लस एंथनी क्या हो जाएगी? 260/2, 130। तो अशोक तीनों की हो गई मिला के 130। तो अब देखो अशोक की पूछिए ना, तो एंथनी और अब्दुल की है कहीं? ये रही एंथनी और अब्दुल की कितनी थी? 100, 100 घटा दो, तो 130 माइनस 100, तो 30 वर्ष आ गई। ठीक है, वो निकलेगा, निकाला है इस तरह से हमने पहले भी। अब देखो इसका वर्गमूल कितना होगा, देखो तोड़ लो इसको। तो इसको 35 को तोड़ेंगे, 7×5, और इसको कर लेंगे 2ab है ना, 2ab। तो 7×5 और 7 अंडर रूट, देखो ये हो सकता है, मैं 5 कर लेंगे, इसको जोड़ो, 7 अंडर रूट 5 का वर्ग कर लो एक बार। तो ये तो आएगा, देखना एक बार इसको जोड़ कर 33 आ रहा है, इसको जोड़ कर, तो इसका वर्ग करना 4 और 7 28, 28 और 5 33, ये भी आ रहा है। 5 4 5 20 7 37, ये नहीं आ रहा, देखो यही है ना। देखो ऐसे जोड़ कर देख लेना है, इसको तोड़ना होता है पहले, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ। तोड़ना पड़ेगा इसको, ऐसे तोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस, हाँ ये आएगा, देखो हाँ प्लस वाला नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा, क्योंकि माइनस है ना। तो इसको तोड़ेंगे, 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इसका वर्ग कर लेना आप, यही आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों में ही करके देखो तो ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आएगा। ठीक है, ये वाला आएगा, करके देख लेना। तोड़ते हैं, गुणनफल इतने का इकाई कान। तो देखो इसको 153 को भाग दो किसे? 4 से, तो 4 तिया 12, 3 बचे, 4 8 32, 1 बचा। तो 7 का वर्ग 1, 7 का पावर 1, तो 7 आया इकाई अंक। और यहाँ 1 का कितना भी हो 1 आएगा, तो गुणा 1, 7 गुणा 1 1, 7 गुणा 1 7, 7 ही आएगा, तो इकाई अंक 7 आ जाएगा। क्लियर है? सामान्य हिंदी पढ़ो भैया, सामान्य हिंदी। यह किरण का पर्यायवाची, फिर किरण का पर्यायवाची क्या होता है भैया? रश्मि होता है, रश्मि। प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचाना, अशुद्ध क्या है भैया? कल्याण, भाषा, नमस्कार, कल्याण ये गलत है, ये सही है कल्याण, ये वाला, लेकिन ये सही गलत है चौथा। प्रश्नों में संधि पहचानी, संधि अति आवश्यक, अत्यावश्यक मतलब अति धन आवश्यक, तो क्या कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी यण संधि, अति धन आवश्यक, है ना, वही है। ई उ ऊ और रे के बाद में कोई स्वर आ जाए तो भैया ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, रे ऋषि का रे हो जाता है, तो ये होती है यण संधि। यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, अनुधन अन्वय, ये सब हो जाते हैं ना, यण संधि होती है। शब्दों का सर्वोत्तम विलोम बताना है, तो आय का व्यय होता है, व्यय एक। अच्छा, वाक्य का व्याकरण दृष्टि से शुद्ध बताना, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, नहीं गलत है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, ये सही है। विश्वनाथ अपने परिवारियों नहीं परिवार के साथ कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। कई वर्षों से निर्मला के मन में यात्राओं की नहीं, यात्रा की, ये गलत है, बाकी वही सही है। देखो, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स मेक PQRS। अब इसमें बताना कौन सा सही है, अगर कोई नहीं सही है तो एस बना लगाना है, नो एरर है तो लगाना है एस, और नहीं तो पार्ट बताना है PQRS में कौन सा सही है, नहीं है तो एस लगा देना है। देखो अब आपको बताना है, 1 मिनट, कौन से में 41 तो बताना है, तो देखो हाँ ये बताना है, द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड, वाज बिकॉज नहीं आएगा, वाज दैट ही वाज टू यंग, दैट आएगा यहाँ, तो कौन सा हो गया? ये आ गया आर में हो गया 3 ऑप्शन, ऑप्शन 3 41 में 3 आएगा, आर में गलती है। चूज द मिस स्पेल्ट। अब देखो मिस स्पेल्ट को, वोबल चैलेंजेबल, चेंजेबल, CHANGE और ए आएगा GEABL, चेंजेबल ये होता है,
बाकी सही हैं। ओके, अब देखो अनसीन पैसेज है। हैव यू एवर हियर्ड समवन यूज ऑफ फ्रेज, क्या एक फ्रेज का यूज करते हुए सुने होंगे, कौन, वंस इन ए ब्लू मून। पीपल यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब समथिंग दैट दे डू नॉट वेरी ऑफन। फॉर एग्जाम्पल, someone might say that he tries to avoid eating sweets because they are unhealthy, but will eat chocolate once in a blue moon. Or someone who does not usually like go to beach might say, I visit the shore once in a blue moon. While many people use this phrase, not everyone knows the meaning behind it. The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. Blue नहीं होता है मून, लेकिन क्यों यूज करते हैं बताते हैं इसका कारण। This is just an expression. The phrase blue moon actually has to do with the shape of the moon, not to color. Color के लिए नहीं, shape के लिए है। कैसे? As the moon travels around the earth, it appears to change shape. से बदलता है, क्यों? We associate certain names with certain shapes. The moon, certain shapes of the moon. The example, for example, when we can see a small part of the moon, it is called a क्या, crescent. Crescent, a crescent is a shape that looks like a tip. इस तरह से crescent ऐसे होता है of a fingernail. When we cannot see the moon at all, it is called new moon. दिखाई नहीं देगा, अमावस्या होगी तो न्यू मून होगा। When we can see the entire moon, entire पूरा दिखता है जब पूरी चांदनी होगी, it called full moon. जब फुल मून बोलेंगे, usually there is only one full moon. अब देखो ये है असली कहानी। यूजुअली देयर इज ओनली फुल मून एवरी मंथ। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, हाउ एवर देयर विल बी 2 फुल मून्स इन 1 मंथ। कभी कभी क्या है, देखो ज़्यादातर तो एक ही मून होता है एक महीने में, फुल मून मतलब पूरी चांदनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो है 2 मून हो जाते हैं एक महीने में। व्हेन दिस हैपेंस, द सेकंड फुल मून इज कॉल्ड ब्लू मून। जब ऐसा होगा तो दूसरे वाला, उस महीने का दूसरे वाला जो ब्लू मून पड़ेगा ना, जो मून पड़ेगा फुल मून मतलब चांदनी वाला मून, तो उसको बोलेंगे ब्लू मून। ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स देयर विल बी ओनली 15 ब्लू मून। 20 सालों से ज़्यादा में केवल 15 ब्लू मून होते हैं। एज यू कैन सी, अ ब्लू मून इज ए वेरी रेयर इवेंट, बहुत रेयर इवेंट है। दिस फैक्ट हैज़ लेड पीपल टू यूज द एक्सप्रेशन वंस इन ए ब्लू मून। बहुत रेयर होता है ब्लू मून, इसलिए इस फ्रेज को यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अदर वेरी रेयर इवेंट इन देयर लाइफ। अब देखो, यूजुअली द पैसेज एज ए गाइड, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एक्सप्रेशन। तो आपको बताना है इसका 43 का आंसर। तो क्या होगा इसमें, देखो रोहित हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये नहीं है। एन एप्पल ए डेल कीप्स द डॉक्टर्स अवे, ये नहीं दिया है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी नहीं। द ऑथर राइट्स, एज यू कैन सी ए ब्लू मून इज ए वेरी रेयर इवेंट। द पर्पज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू, क्या है इसका पर्पज, क्या है बोलने का, ये क्या है, सपोर्ट एन अपकमिंग कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बोला है ये बात उसने, राइटर ने। Which of the following would be a good example of someone doing something once in a blue moon? क्या है, तो आरुषि likes to go to the mountains every weekend, नहीं ये नहीं। अखिल rarely remember to take out the trash, अखिल takes out the trash once in a blue moon। हाँ ये एग्जाम्पल सही है once in a blue moon का। तर्क शक्ति और तर्क, देखो इसका मतलब पी डॉलर का मतलब ये है कि, इसका मतलब है कि पी क्यू की माँ है, हैं पी। और हैज़ का मतलब है कि भाई पी क्यू का पिता है। पी ये एट दी रेट का मतलब है कि पी क्यू का पति है। पी परसेंटेज का मतलब है कि पी क्यू की बेटी है। ये सब ऐसे रखने हैं, तो ये जो है हमें अब इसमें रखने हैं, हमको इसमें रखने हैं। वही मतलब ए का एच से क्या संबंध है, तो ये हमको बताना है। देखो थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, तो इसको रखेंगे। तो ए पति है बी का, और भैया ए पति है बी का हो गया, और बी माता है सी की, और सी पिता है डी का इसके हिसाब से, और डी पुत्री है के की, और के माता है एच की, और के माता है डी तथा एच दोनों की माता है। सी पति है के का, और इसके हिसाब से निकलेगा ए पिता है सी का, और सी पिता है डी और तथा एच का। तो इसे ए जो है एच का दादा है, ए दादा है एच का।
ये क्या है, दादा है। ये क्या है, ए से एच का क्या मतलब, ए में क्या है, दादा है, एच का निकाल लेना, इसको थोड़ा रख के देखना। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पांडिकृष्ण ने कहा कि उसकी बहन के पिता की एकमात्र बेटी मेरी बेटी है। अच्छा, उस बच्चे जो तस्वीर में है ना व्यक्ति, उसके लिए उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता मतलब उस आदमी की बहन का पिता की एकमात्र बेटी मेरी बेटी है। तो वो क्या हो गया, मेरा बेटा ही तो हो गया। देखो मेरा बेटा है वो तस्वीर में, तो उससे ऊपर ले जाओ, उसकी बहन को हो गई मेरी बेटी हो गई, तो उसके पिता की बेटी मेरी बेटी है, हो गया ना। तो ये बेटा है वो तस्वीर में, ठीक है, बेटा है। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और कारण है, बताना है आपको कौन सा इसमें से ये जो है किसकी है आपके, ये जो है ना, एक दिए गए महीने में 15वीं तिथि को कौन सा दिन था, ये बताएगा किसके दरबार इसमें से, मतलब इन इन दोनों में से कौन सी बताएगा, या दोनों बताएंगे, ये बताना है आपको। एक दिए गए महीने में 15वीं तिथि को कौन सा दिन था, ये बता पूछा है, और इन दोनों में से कौन सा बता रहा है, ये पूछा है। तो महीने का अंतिम दिन बुधवार था, अंतिम दिन बुधवार था, लेकिन महीने में कितने दिन थे तो बताया ही नहीं भाई। अंतिम दिन बुधवार था ठीक है, लेकिन महीने में कितने दिन थे ये बताया, तो ये तो क्लियर नहीं है। अच्छा, महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि थी, तीसरे को 17वीं, तो क्या पूछा है 15वीं तिथि को, तो शनिवार था, तो 16वीं को क्या शुक्रवार, और 15वीं को बृहस्पतिवार। ये तो क्लियर करा, ये इससे क्लियर हो रहा है। कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न अकेले ही, यह है क्या, एक मिनट, अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ यही सही है, बिल्कुल सही है, यही सही है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो अब देखो ये कैसा दिया है, देखो तीनों को जोड़ना, 6 और 1 7 और 2 9 हो गए, इनको जोड़ना, 2 और 5 7 और 2 9 हो गए, अब इनको जोड़ना, 6 और 5 11 4 15, 15 जिससे आ रहा हो जोड़ दो, तो 6 और 6 12 3 15, ये 3 आ गया, ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3। देखो कितना घुमाया, कुछ नहीं है इसमें, अब लॉजिक लगाना दुनिया भर के नहीं लगेगा। अब देखो इसमें क्या है, ये टी थिंग को ऐसे लिखा जाता है, तो संडे को कैसे लिखा है, देखो टी और यू, एस टी यू, टी यू अगला, तो यहाँ से अगला एस टी, टी आएगा दूसरे नंबर पे, टी दूसरे नंबर पे, टी दूसरे नंबर पे, ये है और ये है, ठीक है, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ठीक है जी। अगला देखो, अब देखना ज़रा, ये सी आया, तो सी कितना, दो पीछे, सी डी ई, डी ई मतलब दूसरा पीछे, तो यहाँ से ई से दूसरा पीछे, तो ए से दूसरा पीछे क्या आएगा, जेड और वाई, वाई आ जाएगा दूसरे नंबर पर, वाई मतलब वाई से शुरू हो रहा है ना भाई, वाई शुरू होना चाहिए ना, 50 में वाई शुरू होना चाहिए, देख लो कौन सा है वाई शुरू होना चाहिए, तो ये आ गया तीसरा नंबर, यही आ गया तीसरा, सही है, बस और किसी में है ही नहीं, वो ई से शुरू हो रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स अब देखो पढ़ लो, जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला है, तो किस में मिला है, ये मिला है हिमाचल में, राजस्थान में, कहाँ मिला है, एक मिनट बताओ आप लोग मेरे, उत्तराखंड का, हाँ ये राजस्थान में मिला है, राजस्थान में कहाँ, डेगाना में मिला है, राजस्थान में, ठीक है, याद रखना राजस्थान में मिला है। भारत के किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की, तो नई दिल्ली ने की, किसने, नई दिल्ली ने। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है, तो ये बनी है प्रतिभा भुल्लर, हैं कौन सा बनी है, तो 53 में बिल्कुल 3 ही है, कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाओ ये बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन, तो एमी पोप, कहाँ के हैं, यूएसए की। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, तो भैया यूपी दूसरे नंबर पर आ गया है, और टॉप पे कौन है फिर, भाई यूपी तो दूसरे पे आ गया है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, दूसरे स्थान पे आ गया है, तो टॉप पे कौन है, टॉप पे है तमिलनाडु 55 जीआई टैग, यूपी दूसरे पे 48, और तीसरे पे कर्नाटक 46, ठीक है, तमिलनाडु टॉप पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर, हाँ, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित, किसको सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को, योगी जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 आयोजित हुआ, कहाँ होगा, तो ये आयोजित होगा कहाँ पे, चेन्नई में, बिल्कुल नहीं, मुंबई में ये होगा, सॉरी 57 में, तिरुवनंतपुरम में होगा, केरल तिरुवनंतपुरम में ये जो है वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 शुरू आयोजित होगा तिरुवनंतपुरम में। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर ये हैं शुभमन गिल, सबसे युवा क्रिकेटर, लेकिन सबसे पहले क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली। युवा में बात करें शुभमन गिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, विश्व सतत परिवहन दिवस किस दिन को मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा
26 नवंबर इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक पुस्तक लिखी गई? गोल्डन ईयर्स किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड। क्यों इसको इंपॉर्टेंट है बताऊंगा अभी। इसमें क्या, रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कसौली, पंजाब स्टेट्स असेंबली, ब्रिटिश भारत में हुआ था, कसौली में रस्किन बॉन्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है। सामान्य जागरूकता, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो अहमदाबाद है, ये तो क्लियर है, अहमदाबाद। ठीक है, अगला, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें किस शहर का निर्माण करने के लिए जाना जाता है? तो चंडीगढ़, ये दिल्ली का निर्माण कराया था इन्होंने, है ना। हेमिसू त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में? तो गुरु पद्म संभव जी हैं, लद्दाख में मनाया जाता है। पद्म संभव गुरु थे, उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, उनकी जयंती के रूप। बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य में संबंध है? अली आई लिगांग, ये भैया असम से संबंध है। 64 का 3 हो जाएगा, असम से संबंधित है। ओके, बसंत में मनाया जाता है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और फिर एक जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ठीक होते हैं। अगला देखो, लेस लतपू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेस लतपू बताओ कहाँ का है? ये कहाँ का है? नागालैंड का है। 66 में 2 हो जाएगा नागालैंड का। ओके, नागालैंड का। और नागालैंड के और देख लो कौन कौन से हैं। देखो, अग्रिकिसुकुला, तितली नृत्य, चंगाई नृत्य, खम्बालिम, कुकी नृत्य, मयूर नृत्य, मोदसे, ये सब वहीं के हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मीदम मीफी कहाँ मनाया जाता है? देखो, मीदम मीफी देख लेना। मीदम मीफी कहाँ पे? ये असम में। कौन सा? 67 में 4, असम में मनाया जाता है। ओके, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन किसकी है? रवीश कुमार साहब की पुस्तक है। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। साहित्य में भारत का सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ। अगला देखो, भारत में कितने नाभिकीय परमाणु संयंत्र मौजूद हैं अभी? 2020 तक, है ना, नवंबर 2020 तक की रिपोर्ट है। तब तक भैया ये 7 जो है ना, 7 परमाणु रिएक्टर भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें टोटल 7 तो परमाणु रिएक्टर हैं और 22 परमाणु केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं 7, और परमाणु रिएक्टर हैं 22, रिएक्टर 22 हैं, परमाणु केंद्र हैं 7। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, RDX गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, PDF ले लीजिए। हैं, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ, करंट पढ़ा दिया है मैंने, करंट आज शुरू कर रहा हूँ, और आप जो है करंट पढ़ना शुरू करिए। करंट से क्वेश्चन आएंगे, जरूर पढ़ना है, वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।